गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का ये वीडियो लेक्चर बीए पार्ट प्रथम के विद्यार्थियों के लिए पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान के मूल आधार। आज का हमारा टॉपिक है शक्तियों का विभाजन और नियंत्रण तथा संतुलन का सिद्धांत। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इसमें शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का अर्थ क्या है। जैसा आप जानते हैं सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। सरकार के इन तीनों अंगों का पारस्परिक संबंध कैसा होना चाहिए, यह समस्या राजनीति विज्ञान में अत्यंत विवादग्रस्त रही है और इस संबंध में समय समय पर जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है उनमें मॉन्टेस्क्यू द्वारा प्रतिपादित शक्ति पृथक्करण सिद्धांत सबसे अधिक प्रमुख है। मॉन्टेस्क्यू के अनुसार सरकार का प्रत्येक अंग अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होना चाहिए, उसे अपने कार्यक्षेत्र तक ही सीमित रहना चाहिए और उसके द्वारा दूसरे अंग के कार्य को प्रभावित करने या उस पर नियंत्रण करने की चेष्टा नहीं की जानी चाहिए। यानी सरकार का प्रत्येक अंग, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका अपने क्षेत्र में स्वतंत्र हो, अपने कार्यक्षेत्र तक सीमित रहे और एक अंग दूसरे अंग के कार्य को प्रभावित करने की, नियंत्रित करने का कोई प्रयास न करे। यह सिद्धांत ये मानता है कि निरंकुश शक्तियों के मिल जाने से व्यक्ति भ्रष्ट हो जाते हैं और अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने लगते हैं। व्यवस्थापिका का काम कानून बनाने का है तो उसको कानून बनाने तक ही सीमित रहना चाहिए। कार्यपालिका का काम कानून लागू करना है तो कार्यपालिका का काम केवल कानून लागू करने तक सीमित रहना चाहिए। इसी प्रकार न्यायपालिका को भी न्याय करने तक ही अपने कार्यक्षेत्र तक सीमित रहना चाहिए। यही इस सिद्धांत का मूल मंत्र है, यही इस सिद्धांत की आत्मा है। इस शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का क्या इतिहास है। हालांकि मॉन्टेस्क्यू ने सबसे पहले विधिवत रूप में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, परंतु राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु ने सरकार को 3 अंगों में बांटा था, असेंबली, मजिस्ट्रेसी और जुडिशियरी। रोमन जो लेखक रहे हैं सिसरो, पॉलीबियस या लिपोबस, इन्होंने भी रोमन संविधान की प्रशंसा इसीलिए की थी कि रोम का संविधान सरकार के 3 अंगों का स्पष्ट विभाजन करता है। फ्रेंच विचारक जीन बौदा ने ये विचार व्यक्त किया कि राजा को कानून निर्माता और न्यायाधीश दोनों रूपों में एक साथ कार्य नहीं करना चाहिए। इंग्लैंड की जो गौरवपूर्ण क्रांति है 1688 की, इसके नेता जेम्स हैरिंगटन और जॉन वॉक का मानना था कि कानून बनाने और लागू करने की शक्ति एक व्यक्ति में नहीं होनी चाहिए। इसी तरह जो सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रतिपादक हैं जॉन लॉक, उन्होंने भी ये कहा कि कार्यपालिका और विधानमंडल में शक्तियों का पृथक्करण होना चाहिए। 14वीं शताब्दी में मार्सिलो ऑफ पदुआ ने भी व्यवस्थापन और शासन विभाग में भेद का प्रतिपादन किया था। अब हम बात करते हैं शक्ति पृथक्करण पर मॉन्टेस्क्यू के क्या विचार हैं। मॉन्टेस्क्यू ने क्या कहा है। फ्रांसीसी राजनीति वैज्ञानिक हैं मॉन्टेस्क्यू। 1748 में उन्होंने एक पुस्तक लिखी स्पिरिट ऑफ लॉज। इस पुस्तक में उन्होंने शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का प्रतिपादन किया। 1726 में मॉन्टेस्क्यू इंग्लैंड गए थे और इंग्लैंड की तत्कालीन सीमित राजतंत्रात्मक व्यवस्था को देखकर मॉन्टेस्क्यू को ऐसा भ्रम हुआ कि इंग्लैंड में जो शासन व्यवस्था की उत्तमता है और इंग्लैंड वासी जिस तरह स्वतंत्रता का जीवन यापन कर रहे हैं उसके पीछे अगर कोई मूल कारण है तो वो है शक्ति पृथक्करण। ऐसा भ्रम मॉन्टेस्क्यू को हुआ। वास्तव में इंग्लैंड में पूर्ण शक्ति पृथक्करण न 1726 में था और न आज है।
क्योंकि इंग्लैंड की शासन व्यवस्था संसदात्मक है, जो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के गठजोड़ पर काम करती है। सरकार के तीनों अंगों के कार्य और शक्तियां एक दूसरे से बिल्कुल पृथक और स्वतंत्र होनी चाहिए। यदि कोई भी दो शक्तियां एक ही व्यक्ति में केंद्रित होंगी तो व्यक्ति की स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी। ये मॉन्टेस्क्यू का मानना था कि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका तीनों अंगों के कार्य और उनकी शक्तियाँ अलग अलग होनी चाहिए। तीनों का एक दूसरे पर कोई नियंत्रण, कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। यदि कहीं पर भी इन तीनों में से दो शक्तियाँ भी संयुक्त हो जाएंगी तो निश्चित रूप से मानव की स्वतंत्रता, मानव के अधिकार खतरे में पड़ जाएंगे। अगर व्यवस्थापिका और कार्यपालिका की शक्तियां संयुक्त हो जाती हैं तो भी व्यक्ति की स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी, और अगर व्यवस्थापिका और न्यायपालिका की शक्तियां संयुक्त हो जाती हैं तो भी व्यक्ति के अधिकारों पर खतरा मंडराएगा, और यदि कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियां संयुक्त हो जाएंगी तो भी मनुष्य की सार्वजनिक स्वतंत्रता समाप्त हो सकती है। जो इंग्लैंड के जो विचारक हैं ब्लैकस्टोन, उन्होंने अपनी पुस्तक कमेंट्रीज ऑन द लॉज ऑफ इंग्लैंड में भी इस प्रकार के विचार व्यक्त किए, और वो कहते हैं कि सभी प्रकार के निरंकुश राज्यों में कानून निर्माण और उन्हें कार्य रूप में परिणित करने की शक्ति एक समूह में निहित होती है, और जब ये शक्तियां संयुक्त हो जाती हैं तो सार्वजनिक स्वतंत्रता का अस्तित्व नहीं रहता। ऐसी संभावना हो सकती है कि शासक अत्याचारी कानून बनाए और उन्हें अत्याचारी रूप में क्रियान्वित करे, क्योंकि उसके पास वे समस्त शक्तियां होती हैं जो वह कानून निर्माता के रूप में स्वयं को देना उचित समझता है। यदि न्याय शक्ति को विधानमंडल के साथ मिला दिया गया तो लोगों का जीवन, स्वतंत्रता एवं संपत्ति स्वेच्छाचारी न्यायाधीशों के हाथों में आ जाएगी। यदि न्यायपालिका को कार्यपालिका से मिला दिया गया तो उसका संगठन व्यवस्थापिका से अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। तो किसी भी रूप में हम माने कि सरकार के किन्हीं भी दो अंगों की शक्तियां संयुक्त नहीं होनी चाहिए। यदि ये संयुक्त हो जाती हैं तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि मानवीय स्वतंत्रता, मानवीय अधिकार खतरे में आ जाएंगे। अमेरिकी संविधान सभा के सदस्य मेडिसन ने भी इस प्रकार के विचार व्यक्त किए। फेडरलिस्ट नामक पत्रिका में उन्होंने लिखा कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका संबंधी सारी शक्तियों को एक हाथ में एकत्रित होना अत्याचारी शासन की उपयुक्त परिभाषा कही जा सकती है। कि अगर हमसे कोई पूछे कि एट्रोसिटी क्या होती है, अत्याचारी शासन क्या होता है, तो उसका मतलब यही है कि व्यवस्थापन, कार्यपालन और न्यायपालिका की शक्तियां यदि एक ही व्यक्ति के पास, एक ही संस्था के पास आ जाएगी तो निश्चित रूप से वह एक निरंकुश शासन, एक अत्याचारी शासन के रूप में स्थापित हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं कि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का क्या प्रभाव विश्व राजनीति पर पड़ा है। सबसे पहले बात करते हैं हम फ्रांस की, जो मॉन्टेस्क्यू का देश है, मॉन्टेस्क्यू का नेटिव है, और वहाँ की जो 1789 की क्रांति हुई, उस फ्रांस की क्रांति की नींव, उस फ्रांस की क्रांति की पृष्ठभूमि इस शक्ति पृथक्करण सिद्धांत ने तैयार की थी। 1789 में मानवीय अधिकारों की जो घोषणा हुई उसमें साफ कहा गया कि जिस देश में शक्तियों के पृथक्करण की व्यवस्था नहीं है उस देश में संविधान नाम की कोई चीज नहीं हो सकती है। इसी तरह 1791 में फ्रांस का जो संविधान तैयार किया गया, उस संविधान में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों को एक दूसरे से पृथक और स्वतंत्र रखा गया है। आज भी फ्रांस में जो प्रशासकीय विधि और प्रशासकीय न्यायालय की व्यवस्था है वह शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के कारण ही है। अमेरिका के संविधान पर सबसे ज़्यादा प्रभाव शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का पड़ा है,
और इस प्रभाव के कारण ही अमेरिका ने संसदात्मक व्यवस्था के स्थान पर अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को स्वीकार किया। फिलाडेल्फिया सम्मेलन का एक प्रमुख सदस्य मेडिसन तो बार बार कहा करता था कि हम निरंतर मॉन्टेस्क्यू की अदृश्य छाया से प्रेरणा ग्रहण करते रहे हैं। गिलबॉर्न बनाम थॉमसन विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अमेरिकी संविधान पर शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के प्रभाव को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है और इस संबंध में डॉक्टर फाइनर ने लिखा है, अमेरिका का संविधान जानबूझकर एवं प्रयास करके शक्तियों के पृथक्करण पर एक विस्तृत निबंध बनाया गया है और यह संविधान इस सिद्धांत पर चलने वाला विश्व में सर्वाधिक प्रसिद्ध राज्य शासन है। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का प्रभाव मेक्सिको, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया और चिली के संविधान पर भी पड़ा। इसके अलावा 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवीय अधिकारों की जो सार्वलौकिक घोषणा की गई, उसमें भी उसकी जो 16वीं धारा है उसमें इस सिद्धांत को मान्यता प्रदान की गई है। और जो ये सिद्धांत है ये इसी आधार पर लोकप्रिय हुआ कि व्यक्ति की स्वतंत्रता शक्ति पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित है। आगे के वीडियो लेक्चर में हम इस सिद्धांत की आलोचना और उसके महत्व तथा एक जो नया सिद्धांत इसके अंदर बनकर आया है जिसको हम चेक एंड बैलेंस कहते हैं, नियंत्रण और संतुलन कहते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।